आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश फ्रेज सीखने वाले हैं। गुड फॉर नथिंग। सरल शब्दों में इसका मतलब होता है किसी काम का नहीं। कभी आपने किसी के बारे में कहा कि ये तो किसी काम का ही नहीं है। ठीक यही बात इंग्लिश में कहने के लिए यह फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं गुड फॉर नथिंग का सही यूज कैसे किया जाता है, किस जगह होता है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगता है। अब बात करते हैं गुड फॉर नथिंग का असली मतलब क्या होता है। जब आपको कहना हो कि कोई व्यक्ति, कोई चीज या कभी कभी कोई जानवर भी बिल्कुल काम का नहीं है, तब हम यही फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए, यह एक एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी यह किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी बताता है। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी काम का नहीं। तो जहां भी आपको कहना हो कि कोई बिल्कुल यूजलेस है, वहां आप आराम से कह सकते हैं गुड फॉर नथिंग। आते हैं इसके मुख्य फार्मूले पर। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गुड फॉर नथिंग। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इज एम आर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और गुड फॉर नथिंग एक एग्जेक्टिव फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी काम का नहीं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गुड फॉर नथिंग मीन्स मैं किसी काम का नहीं हूं। सी इज गुड फॉर नथिंग मीन्स वह किसी काम की नहीं है। बस इतना याद रखिए, सब्जेक्ट बदलते ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बदलता है, लेकिन फ्रेज हमेशा वही रहता है, गुड फॉर नथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि गुड फॉर नथिंग से पहले हमेशा इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो आप हमेशा ये रूल याद रखिए कि आई के साथ एम लगेगा। ही सी इट अगर सब्जेक्ट हो या किसी का नाम हो तो इज का यूज करें। यू वी दे के साथ हमेशा आर का हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और सिंगुलर कोई नाम नाउन हो तो उसके साथ इज, और प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आर। उदाहरण देखते हैं। राजू इज गुड फॉर नथिंग, मतलब राजू किसी काम का नहीं है। यहाँ राजू एक सिंगुलर नेम है, ठीक है, इसलिए इसके साथ क्या लगा है, इज लगा है, किसी का नाम है, ठीक है, इसलिए इज लगा है। माई फ्रेंड आर गुड फॉर नथिंग, मतलब मेरे दोस्त किसी काम के नहीं है। यानी सब्जेक्ट जैसे ही बदलता है, हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगा, लेकिन फ्रेज हमेशा वही रहेगा, गुड फॉर नथिंग। अब बात करते हैं कुछ आसान और पक्के एग्जाम्पल की, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाए। जब भी हम किसी व्यक्ति या चीज के बेकार होने की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस गुड फॉर नथिंग। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, ही इज गुड फॉर नथिंग, मतलब वह किसी काम का नहीं है। यह ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इज लगाया है। सेकंड है, यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। यू के साथ हमेशा आर लगता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। अगला है, हिज बाइक इज गुड फॉर नथिंग, मतलब उसकी गाड़ी किसी काम की नहीं है। बाइक एक सिंगुलर नाम है, नाउन है, इसलिए यहां भी इज आएगा। लास्ट वन, रमेश इज गुड फॉर नथिंग, मतलब रमेश किसी काम का नहीं है। नाम हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगता है। याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि सिंगुलर हो तो इज, प्लूरल हो तो आर, और यू के साथ हर बार आर का यूज होता है, सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल। अब देखते हैं जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो गुड फॉर नथिंग का इस्तेमाल कैसे होता है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, पर्सन प्लस इज या आर प्लस गुड फॉर नथिंग। बस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते रहती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी इज गुड फॉर नथिंग मीन्स वह किसी काम की नहीं है। यह सी सिंगुलर है, इसलिए इज लगाया जाता है। अगला है, दे आर गुड फॉर नथिंग, मतलब वे किसी काम के नहीं है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ आर आएगा। नेक्स्ट है, द वॉचमैन इज गुड फॉर नथिंग, मतलब चौकीदार किसी काम का नहीं है। वॉचमैन एक सिंगुलर व्यक्ति है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। तो बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आया या सिंगुलर पर्सन आया तो वहां पे इज, और प्लूरल पीपल आए तो वहां पे आर का यूज करना है। और यही रूल्स हर सेंटेंस में अप्लाई होता है। तो नथिंग का उपयोग चीजों के लिए कैसे होता है।
रूल्स वही रहता है, बस सब्जेक्ट बदल दिया जाता है। फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस गुड फॉर नथिंग। चीज अगर सिंगुलर हो तो इज और अगर प्लूरल हो तो आर लगेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस मोबाइल इज गुड फॉर नथिंग, मतलब यह मोबाइल किसी काम का नहीं है। मोबाइल सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आता है। अगला है दैट ओल्ड लैपटॉप इज गुड फॉर नथिंग, मतलब वह पुराना लैपटॉप किसी काम का नहीं है। यहां भी ऑब्जेक्ट एक ही है इसलिए इज का इस्तेमाल किया गया है। These टूल्स आर गुड फॉर नथिंग, मतलब वे औजार किसी काम के नहीं है। टूल्स प्लूरल है इसलिए आर लगाया जाता है। तो रूल्स एकदम सिंपल है, सिंगुलर चीज में इस का यूज करना है और प्लूरल चीज में आर का यूज अपने को करना है। अब देखते हैं गुड फॉर नथिंग का इस्तेमाल जानवरों के लिए कैसे किया जाता है। रूल्स बिल्कुल वही है जो लोगों और चीजों के लिए था। फॉर्मूला है एनिमल प्लस इज या आर प्लस गुड फॉर नथिंग। अगर जानवर एक है तो इज और एक से ज्यादा है तो आर लगेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द डॉग इज गुड फॉर नथिंग, मतलब यह कुत्ता किसी काम का नहीं है। डॉग सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है इज। हर काउ इज गुड फॉर नथिंग, मतलब उसकी गाय किसी काम की नहीं है। यह भी काउ सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। एक छोटा सा ग्रामर टिप्स आपको बता दूं कि अगर आप प्लूरल में बोले जैसे डॉग्स तो वाक्य होगा दीज डॉग्स आर गुड फॉर नथिंग, मतलब ये कुत्ते किसी काम के नहीं है। बात करते हैं उस सिचुएशन की जब यह लाइन गुस्से में बोली जाती है। इंग्लिश में गुड फॉर नथिंग अक्सर कंप्लेन या इरिटेशन दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला वही रहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गुड फॉर नथिंग, लेकिन टोन बदल जाता है और सेंटेंस ज्यादा शार्प लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। यह सेंटेंस गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट में दिखता है। यह स्ट्रेस गुड फॉर नथिंग में आता है। अगला सेंटेंस वाई इज ही गुड फॉर नथिंग, मतलब वह इतना निकम्मा क्यों है। इसमें वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गुड फॉर नथिंग वाला क्वेश्चन स्ट्रक्चर है। अगला है दे आर टोटली गुड फॉर नथिंग, मतलब वे बिल्कुल किसी काम के नहीं है। यह टोटली जोर देने के लिए जोड़ा गया है जिसमें सेंटेंस और स्ट्रांग लगता है। अगर आप इरिटेशन दिखाना चाहते हैं तो टोटली, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली जैसे वर्ड जोड़ सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज एम आर ही रहेगा। अब सीखते हैं कि गुड फॉर नथिंग को नर्म और पोलाइट टोन में कैसा बोला जाता है। हर बार गुस्से में बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी आपको बस अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करना होता है। सॉफ्ट टोन में हम सीधा जजमेंट नहीं देते, बल्कि लगता है, शायद है, सीम जैसे शब्द जोड़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। He seems good for nothing, मतलब वह किसी काम का नहीं लगता। यह seems सेंटेंस को नरम बनाता है। हम सीधे इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, बस अपनी राय बता रहे हैं। This idea is good for nothing, मतलब यह आइडिया बेकार है। यह भी सॉफ्ट टोन है क्योंकि हम चीज को जज कर रहे हैं, व्यक्ति को नहीं। जब भी आप पोलाइट रहना चाहते हैं तो सेंटेंस में सीम्स, लुक्स, अपीयर्स जैसे वर्ड्स जोड़ दे। स्ट्रक्चर वही रहेगा सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस गुड फॉर नथिंग, लेकिन टोन ऑटोमेटिकली पोलाइट हो जाती है। अब बात करते हैं गुड फॉर नथिंग के उल्टे मतलब की। अगर किसी की तारीफ करना हो कि वो काम का है, उपयोगी है, तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में कुछ सिंपल और पावरफुल अपोजिट्स वर्ड्स है। पहला है यूजफुल, मीन्स उपयोगी। सेकंड वन वैल्यूएबल, मीन्स कीमती या काम का। थर्ड वन हेल्पफुल, मीन्स मददगार। फोर्थ वन प्रोडक्टिव, मीन्स परिणाम देने वाला काम का। ये चारों वर्ड्स पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, यानी किसी को किसी के काम का नहीं बल्कि किसी के काम का है बताने के लिए। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सी इज वेरी यूजफुल, मतलब वह बहुत काम की है। यह एडजेक्टिव है यूजफुल जो पॉजिटिव क्वालिटी दिखाता है। नेक्स्ट है दिस टूल इज प्रोडक्टिव,
मीन्स यह औजार काम का है। प्रोडक्टिव का मतलब है कि यह चीज अच्छा रिजल्ट देती है। आप सभी को एक ग्रामर रूल समझना है कि इन सभी वर्ड्स को हम उसी स्ट्रक्चर में लगाते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस एडजेक्टिव। बस एडजेक्टिव बदल जाता है और मीनिंग निगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो छात्र अक्सर कर देते हैं। अगर इनसे आप बच गए तो आप अपने वाक्य को हमेशा सही रखेंगे और सेंटेंस सही स्ट्रक्चर में स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे। पहली गलती, ही गुड फॉर नथिंग। यह गलत है क्योंकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब गायब है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? ही इज गुड फॉर नथिंग। हमेशा याद रखें, ही सी इट या किसी नाम के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगता है। दूसरी गलती, यू इज गुड फॉर नथिंग। आपको समझना है कि यू के साथ कभी इज नहीं आता। सही फॉर्म क्या होगा? यू आर गुड फॉर नथिंग। तीसरी गलती है, माई फ्रेंड्स इज गुड फॉर नथिंग। फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए इज नहीं लगेगा। सही सेंटेंस क्या होगा? माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। स्ट्रक्चर हमेशा यही रहता है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, इसके बाद गुड फॉर नथिंग यह सेंटेंस आता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब गलत लगाया तो पूरा सेंटेंस भी कभी गलत हो जाता है। तो बस आपको यह एक छोटा सा नियम याद रखना है और कॉन्फिडेंटली गुड फॉर नथिंग का यूज करके सेंटेंस कन्वर्सेशन में यूज करना है। अब बारी है आपके प्रैक्टिस की। जो फार्मूला हमने सीखा वही इस्तेमाल करना है। हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस गुड फॉर नथिंग। मैं शब्द दूंगा, आपको पूरा वाक्य बनाना है। सबसे पहला वर्ड्स है फोन। अगर फोन सिंगुलर है तो सेंटेंस होगा दिस फोन इज गुड फॉर नथिंग, मतलब यह फोन किसी काम का नहीं है। दूसरा वर्ड्स चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। चिल्ड्रन आर गुड फॉर नथिंग। अगला वर्ड है ब्रदर। ब्रदर सिंगुलर है इसीलिए सेंटेंस क्या बनेगा? माई ब्रदर इज गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट वर्ड सिस्टम। सिस्टम इज गुड फॉर नथिंग, मतलब यह सिस्टम बिल्कुल काम का नहीं है। फिफ्थ वन इज आइडियाज। आइडियाज प्लूरल नाउन है इसलिए these ideas are good for nothing। आप सभी को इसमें ग्रामर टिप्स आपको हमको समय से समझना है कि सिंगुलर कोई नाउन हो तो इज लगाना है, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर का यूज करना। गुड फॉर नथिंग हमेशा सेंटेंस के अंत में आता है। अब आपकी छोटी सी होमवर्क एक्टिविटीज, आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गुड फॉर नथिंग। और टॉपिक कौन से रहे? पहला है अ पर्सन, किसी पर्सन के बारे में। सेकंड अ व्हीकल, किसी व्हीकल के बारे में। थर्ड वन अ गैजेट, किसी गैजेट के बारे में। एंड फोर्थ वन किसी फ्रेंड्स के बारे में। एंड फिफ्थ वन अ वर्किंग थिंग्स, अर्थात किसी वर्किंग प्लेस के चीज के बारे में। जो भी एग्जाम्पल बनाए ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब सही चुने। सिंगुलर हो तो इज और प्लूरल हो तो आर, और आई के साथ हमेशा एम का यूज करना है। चलो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर लर्निंग। हमेशा याद रखें इंग्लिश किसी जादू से नहीं आती, डेली 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस ही इसे आसान बनाती है। आज आपने गुड फॉर नथिंग का पूरा इस्तेमाल समझ लिया है। अब बस इसे अपने रोज के सेंटेंस में बोल कर देखें। धीरे धीरे आपकी स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक की प्रैक्टिसिंग इस इंग्लिश आसान हो जाएंगी।